Now I'm talking about production of transgenic crop resistant to biotic stress. Biotic component harm the plant in various ways. They feed on plant, compete for food and space, thus decreasing the plant productivity. To overcome this, genetically engineered crop are used. तो बायोटिक कंपोनेंट जो है प्लांट को काफ़ी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्लांट को खा लेते हैं, फूड और स्पेस के लिए कंपटीशन करते हैं और इस तरीके से प्लांट का प्रोडक्शन जो है उसको गिरा देते हैं। तो इस सब चीज़ों को कमी को दूर करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को यूज़ किया जाता है। इसमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. Bt toxin is produced by a bacterium and expressed in plant to provide resistance to insect. In effect, created a biopesticide. Example: Bt cotton, Bt corn, golden rice, tomato, potato and soyabean etc. तो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से और एक्सप्रेस होता है प्लांट में, जिसे रेजिस्टेंस देता है वो इंसेक्ट से, और बायोपेस्टिसाइड्स का इफेक्ट इस पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हैं इसके बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, गोल्डन राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन। बीटी कॉटन इज क्रिएटेड बाय यूजिंग सम स्ट्रेन्स ऑफ अ बैक्टीरियम दैट इज बैसिलस थ्यूरिजाइनेंसिस। तो बैसिलस थ्यूरिजाइनेंसिस बैक्टीरिया से बीटी कॉटन को क्रिएट किया गया है। This bacterium provide protein that kill certain insects such as lepidotans, tobacco, budworm and armyworm, coleopters, beetles and diphtheritans, flies and mosquito. तो ये बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो कि कुछ इंसेक्ट को किल कर लेती है, जैसे कि लेपिडोटर्म्स में आते हैं टोबैको, बडवर्म और आर्मीवर्म, कोलियोटर्म्स में बीटल आते हैं और डिप्थीटर्म्स में फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth which contain a toxic insecticidal protein known as cry protein. तो बैसिलस थ्यूरिजाइनेंसिस जो है वो एक प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल बनाता है पर्टिकुलर फेज में अपनी ग्रोथ की, जिसमें एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है इंसेक्ट को मारने वाला, उसे क्राई प्रोटीन बोलते हैं। Bt toxin protein exists an inactive prototoxin, but once an insect ingests that, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of gut, which solubilize that crystal. तो बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, लेकिन जब इंसेक्ट इसको डाइजेस्ट करता है, इसको खा लेता है, तो वहाँ पे जाके ये एक्टिव हो जाता है टॉक्सिन, क्योंकि इंसेक्ट की गट में अल्कलाइन पीएच होता है, बेसिक होता है, इसलिए वहाँ ये एक्टिव हो जाता है और क्रिस्टल जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट pores that causes swelling and lysis leading to death of an insect. तो ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड कर जाता है सरफेस पे मिड गट की एपिथेलियल सेल में और छेद कर देता है, पोर्स कर देता है, जिससे स्वेलिंग सूजन आ जाती है और सेल की डेथ हो जाती है और इंसेक्ट मर जाता है। Most Bt toxin are insect group specific. The toxin is coded by a gene named CRY. Example: the protein encoded by the gene CRY first AC and CRY second AB control the cotton bollworm and CRY first AB control corn borer. ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन जो है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं और टॉक्सिन को एक जीन से कोड किया जाता है जिसका नाम होता है क्राई जीन। उदाहरण के लिए प्रोटीन जो कोड होती है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये कंट्रोल करती है कॉटन बुलवर्म को, कॉटन पे लगने वाले कीड़ों को, और क्राई फर्स्ट एबी जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करती है, भुट्टे में नहीं लगने देती कीड़े। Now I'm talking about pest resistant crops. A nematode Meladogini ignotigenita infect the root of tobacco plant which reduces the production of tobacco. तो एक निमेटोड होता है जो कि टोबैको के प्रोडक्शन को कम कर देता है, मिलेडोगाइनी। Now I'm talking about RNA interference. RNAi puzzles is used process is used for cellular defense. It involves silencing of a specific target messenger RNA due to a complementary double-stranded RNA. It occurs in all eukaryotic organisms and a method of cellular defense. तो RNA इंटरफेरेंस जिसे हम RNAi लिखते हैं, ये प्रोसेस में यूज़ होता है सेलुलर डिफेंस में, सेल को बचाने के लिए। ये इन्वॉल्व होता है साइलेंसिंग में स्पेसिफिक टारगेट मैसेंजर आरएनए की, क्योंकि ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देता है। ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस का एक तरीका है, मेथड है सेल को बचाने का।
Double stranded RNA bind and prevent translation of messenger RNA, that is known as silencing. डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड कर देता है और रोक देता है मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन को, इसको साइलेंसिंग कहा जाता है. The source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic element, that is transposons, that replicate via an RNA intermediate. तो सोर्स जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, वो एक इन्फेक्शन से बनता है वायरस के, जिसमें आरएनए का जीनोम होता है और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है जिसको ट्रांसपोसोन्स कहते हैं. ये रेप्लिकेट करता है आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू. Agrobacterium vector are used to introduce nematode specific gene into the host plant. It produces both sense and antisense RNA in the host cell. एग्रोबैक्टीरियम इस्तेमाल होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, अंदर डालने के लिए निमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट के अंदर डालने के लिए, और ये प्रोड्यूस करता है दो तरीके के आरएनए होस्ट सेल में, एक तो सेंस आरएनए और दूसरा एंटी सेंस आरएनए. The two RNA are complementary to each other and form a double-stranded RNA, that is dsRNA, which initiate RNAi and hence silences the specific messenger RNA of the nematode. तो ये दो RNA जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं और एक डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेते हैं, जो बनाता है, शुरुआत करता है RNAi की, इस तरह से साइलेंस कर देता है स्पेसिफिक mRNA को नेमाटोड के. The parasite cannot survive in transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant thus gets itself protected from the parasite. तो पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता इस तरह से ट्रांसजेनिक होस्ट में, क्योंकि एक्सप्रेशन होता है स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए का, और ट्रांसजेनिक प्लांट इस प्रकार से पैरासाइट से सुरक्षित हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है. Now I'm talking about biofortification. It is the technique used for feeding for increasing nutritional value of food crop. This can be done either through conventional selective breeding or through genetic engineering. तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ होती है ब्रीडिंग में, रिप्रोडक्शन में, इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रूट क्रॉप की बढ़ाने के लिए, उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए. ये या तो कन्वेंशनल सेलेक्टिव ब्रीडिंग से किया जा सकता है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से किया जा सकता है. Breeding for improved nutritional quality is carried out with the objective of improving protein content and quality, oil content and quality, vitamin content, micronutrient and mineral content. तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी रिप्रोडक्शन में बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? एक तो प्रोटीन कंटेंट और उसकी प्रोटीन की मात्रा को और क्वालिटी को अच्छा करना, ऑयल की मात्रा और क्वालिटी उसकी अच्छी करना, विटामिन का कंटेंट बढ़ाना या विटामिन ऐड करना, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल का कंटेंट बढ़ाना. इट इज़ फोकस ऑन द 3 क्राइटेरियल माइक्रोन्यूट्रिएंट विच लैक इन द डाइट, दैट इज़ विटामिन ए, जिंक एंड आयरन. तो इसमें 3 क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है, इनको डाला जाता है प्लांट में. एक तो विटामिन ए, एक जिंक और दूसरा आयरन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. The commonly produced crop by biofortification are golden rice. Golden rice is a variety of Oryza sativa developed through genetic engineering for biosynthesizing beta carotene, that is a precursor of vitamin A in rice. तो बायोफोर्टिफिकेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है? ये कॉमनली प्रोड्यूस करता है कुछ क्रॉप जैसे कि गोल्डन राइस. ये वैरायटी है ओरिजा सेटाइवा की, साइंटिफिक नेम है राइस का ओरिजा सेटाइवा. ये डेवलप किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू गोल्डन राइस को, और बायोसिंथेटाइजिंग बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए को का प्रिकर्सर से बनाता है, तो ये राइस में इसको प्रोड्यूस किया जाता है. दूसरा है वीट वैरायटी अटलस 66. It has high protein content. It is used as a donor for improving cultivated wheat. तो वीट वैरायटी एटलस 66 जो है एक हाई प्रोटीन कंटेंट वाला वीट है, गेहूं है, और इसको डोनर में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कल्टिवेटेड वीट गेहूं बनाने के लिए. थर्ड वन इज़ मेज हाइब्रिड. These have double amount of amino acid, lysine and tryptophan compared to existing maize hybrid. They were released in year 2000. मेज हाइब्रिड जो है वो डबल अमाउंट उसमें अमीनो एसिड का होता है और लाइसिन का और ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का, जो मेज हाइब्रिड नॉर्मल बनते हैं उनके कंपैरिजन में, और ये 2000 में रिलीज़ किया गया था ईयर में. नेक्स्ट वन इज़ आयरन फोर्टिफाइड राइस.
An iron fortified rice variety containing over 5 times more iron as in commonly consumed variety have been developed recently. तो जो आयरन फोर्टिफाइड राइस होता है उसकी वैरायटी में लगभग 5 गुना ज़्यादा आयरन होता है, लोहा होता है, जो कॉमनली हम वैरायटी यूज़ करते हैं जो रिसेंटली डेवलप की गई है उनसे बहुत बेटर है आयरन फोर्टिफाइड राइस।